सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर स्कूल वैन ने 2.5 साल के बच्चे को रौंद दिया। मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चा टहलते हुए गाड़ी के सामने आ गया था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि उमरपुर गांव में सुबह करीब 8 बजे ग्रीन पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को लेने आई थी। वैन ड्राइवर ने बच्चों को बैठाया। उसी दौरान 2.5 साल का बच्चा केशव घर के बाहर खेल रहा था। वो खेलते खेलते गली को पार कर वैन के आगे पहुंच गया। ठीक उसी समय वैन के ड्राइवर ने बिना आगे देखे गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और बच्चा ड्राइवर साइड वाले पहिए के नीचे आ गया, जिससे वैन का पूरा पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। गाड़ी में झटका लगने और गाड़ी के नीचे से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चालक ने गाड़ी रोकी। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़ी देर इलाज के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी वैन चालक केशव को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे नोएडा से हादसे की एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां पर सेक्टर 31 इलाके में कार से कुचलकर 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें ऐसी जिसको देखकर रूह कांप जाए। कार सवार की एक गलती ने इस तरह बच्चे की जान ले ली। मासूम की जिंदगी पर कैसे लापरवाही भारी पड़ गई, उसकी ये जीती जागती तस्वीर। हंसते खेलते बच्चे को क्या पता था कि दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसकी जान इस तरह चली जाएगी। कार चालक ने बेहद तेजी से कार बैक की। इसी दौरान टायर के नीचे फंसे बच्चे की कुचलकर मौत हो गई। पास में ही खेल रहे 2 छोटे बच्चे किसी तरह बच गए। हादसे के बाद लोगों ने बच्चे को कार के नीचे से निकाला, लेकिन तब तक बच्चा बेजान हो चुका था। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में कार सवार परिवार की चमत्कारिक तौर पर जान बच गई, क्योंकि उनकी कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक करीब 100 फीट तक घसीट कर ले गया। हादसे की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये उसी हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें हैं। कार के अंदर पूरा परिवार मौजूद था और ट्रक ड्राइवर उसे खींचता चला गया। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी चीखें निकल गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार हितेश अग्रवाल कुत्ते को बचाने के लिए उन्होंने ब्रेक लगाया। इससे कार अनियंत्रित होकर घूम गई, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर ही नहीं मारी, बल्कि करीब 100 फीट तक घसीटता चला गया। खुशकिस्मती रही कि इस भीषण टक्कर के बावजूद कार सवार पति पत्नी और बच्चे तीनों सलामत बच गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। कार की हालत बता रही कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हादसे का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस भयंकर हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ऐसा जिसकी गूंज पूरे मुजफ्फरनगर में सुनाई दी। रात 11 बजे जोरदार टक्कर की ऐसी डरावनी आवाज जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। पलक झपकते ही बीच सड़क पर हाहाकार मच गया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पहले कार को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद बेकाबू ट्रक सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया और जोरदार धमाका हो गया। आसपास खड़े लोग सहम गए। कार में फंसे 2 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसको समझने के लिए आप ट्रक और कार की मौजूदा हालत को देख सकते हैं, जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। रेल की पटरियों के किनारे रील बनाने वालों को सावधान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। अगर आप भी जान को खतरे में डालकर रील बनाते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। कलेजा कंपा देने वाला मंजर। सिर पर टक्कर लगते ही वो जमीन पर गिर गया। ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, खतरे से सावधान कर रहा था, लेकिन युवक रील बनाने के लिए पटरी से बिल्कुल सट कर खड़ा था और जैसे युवक के कैमरा पर्सन ने हाथ से एक्शन का इशारा किया, वैसे ही वो ट्रेन की चपेट में आ गया और टक्कर लगते ही उसकी मौत हो गई, जबकि इस हादसे में दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना का है। 28 साल का मोहम्मद नदीम रील बनाने का शौकीन था, लेकिन ये शौक उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये वीडियो उन लोगों को सावधान करने वाला है जो रील के चक्कर में जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते।
और अब बात करते हैं बिहार की। कल तक कहा जा रहा था कि मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की जो मौत थी वो गोली लगने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव की मौत की कुछ और ही वजह निकलकर सामने आ गई है। दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने किया, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के दाहिने पैर में गोली लगी थी, दाहिनी ओर छाती फट गई थी, पसलियां टूट गई थी, सिर के पीछे चोट थी, बाईं ओर बाह में चोट थी, एक गोली उनके दाहिने पैर में लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से और कुचलने से हुई। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, तो पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव पर किसी भारी चीज से हमला किया गया या फिर गाड़ी से कुचल कर मारा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किसकी गाड़ी थी जिसने दुलारचंद यादव को कुचल डाला। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, लेकिन दुलारचंद का परिवार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार घटना के दिन दुलारचंद के साथ ही मौजूद थे और आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में लीपापोती की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लीपापोती की ही गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो सत्य नहीं है। हम शुरू में बोले थे कि पहले गोली मारी गई, जिसके कारण दादाजी का नीचे ठेवना टूट गया, वो गिरे, उसके बाद वो रड डंडा से पीटा, उसके बाद भी दादाजी नहीं मरे, तो उसके बाद गाड़ी से कुचला गया दादाजी को। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर स्थानीय थे, जिन पर अनंत सिंह का प्रभाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक डॉक्टर थे, वो बाढ़ के ही है। हम बोले थे सर को, सर हमको न्यायिक वहाँ से पटना से चाहिए, टीम चाहिए, लेकिन वहाँ से पटना से मात्र एक डॉक्टर आए हुए थे, एक डॉक्टर, बाकी सब डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बाहरी के थे। उनके बारे में ये सुना जा रहा है, कल रात से हमको ये आ रहा है खबर कि वो एक मतलब कि 1400 रुपया में बिकने वाले आदमी है, उनको एक बोतल दारू दे दीजिए, वो रिपोर्ट बदल के किसी के पक्ष में दे देते। नीरज कुमार ने ही अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और अब नीरज को भी जान का डर सता रहा है। सवाल यह भी है कि जिस गाड़ी से दुलारचंद यादव को कुचला गया, क्या वो गाड़ी अनंत सिंह की थी? अनंत सिंह के मुताबिक हादसे के वक्त उनका 80% काफिला आगे बढ़ गया था और वो वहां पर नहीं थे। ऐसे में दुलारचंद को मारने वाला कौन है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करने की है। जांच में जुटी पुलिस ने अभी तक 100 से 150 वीडियो खंगाले हैं। पुलिस मृतक दुलारचंद के परिजनों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। में टोटल मिला के अभी तक कुल 2.5 दर्जन से अधिक जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई हैं। अभी जो हम लोग उन सभी जो गिरफ्तारियां और जो डिटेंशन हुआ है, उसमें सभी में हम लोग जो एविडेंस है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद जल्द ही उन सभी जो अभियुक्त हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। चुनाव से पहले मोकामा में हुए इस हत्याकांड से मामला इतना गर्मा गया है कि लापरवाही बरतने के आरोप में घोसवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रविरंजन को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव की हत्या करने का इल्जाम है, लेकिन लगता है कि अनंत सिंह पर ऐसे आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हत्या के एक दिन बाद ही अनंत सिंह अपने चुनाव प्रचार में जुट गए। तनावपूर्ण माहौल के बीच अनंत सिंह पैदल चलकर लोगों से ऐसे जनसंपर्क करते नजर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं समर्थकों के साथ। मोकामा की सड़कों पर देखिए नजर आ रहे हैं। 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, हॉट सीट है। यहाँ पे अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी से है। अनंत सिंह के इस बाहुबली अंदाज को देखकर तेजस्वी यादव भी हैरान रह गए। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नाम दर्ज FIR होता है, नाम दर्ज FIR होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में पहुंचे दुलारचंद की हत्या कर दी गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह को दुलारचंद की हत्या में आरोपी बनाया गया, लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि यह सूरज भान का खेला है, जो मोकामा से ही चुनाव लड़ रही आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह के पति हैं और बाहुबली भी हैं, लेकिन सूरज भान ऐसे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड के बाद आरजेडी प्रत्याशी सूरज भान सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि दुलारचंद की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। और कोई भी बोला है, उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनके परिवार, उनके गांव समाज या जहां भिड़ंत हुआ है वे बोले हैं कोई,
सब रचना रच के जो चाहता है कि जिसे मेरे नाम लेके चुप हो जाए। इससे पहले शुक्रवार को आनंद सिंह ने आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर ही दुलार चंद की हत्या का आरोप लगाया था। जब फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। भले ही अनंत सिंह और सूरजभान आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि बाहुबलियों की अदावत में फंसकर अपनी जान गंवा चुके दुलार चंद यादव की हत्या ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। विपक्ष नीतीश सरकार से पूछ रहा है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा। गरीब का राज रहता था जंगल राज। ये सत्ता के संरक्षण में रह करके ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, अपना सबको मर्डर कर रहे हैं। इस पूरे घटना की जांच चल रही है, कोई भी अपराधी उसमें होगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता। 48 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में चुनाव आयोग भी सख्त है। चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से हत्या की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन क्या रिपोर्ट के आधार पर मोकामा में अपराध का फैसला हो पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने आज सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस बीच शाम होते होते चुनाव आयोग एक्शन में आया और 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया। चुनावी मंच से तेजस्वी ने अनंत सिंह को मूंछ वाला नेता बताते हुए सरकार को घेरा। सत्ता में बैठे हुए लोग संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों का। मौका वाला मूंछ वाला को सरकार बचाने का काम कर रही है। बीजेपी के जंगल राज वाले हमले के जवाब में तेजस्वी ने बिहार में AK-47 राज बताया है। इन अपराधियों को कौन संरक्षण देना है? AK-47 वाले बोलते हैं जनता के राज को, अभी AK-47 का राज है। चू तक कोई किया मुख्यमंत्री? मोकामा की वारदात पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि शाम होते होते चुनाव आयोग एक्शन में आया। मोकामा और बाढ़ की 3 अधिकारियों का तबादला किया गया, जबकि 1 अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। चुनाव आयोग ने रविवार दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह की आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां थीं। बारिश के चलते गोपालगंज की रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया, तो समस्तीपुर और उजियारपुर में मंच से विरोधियों पर उन्होंने प्रहार किया। अमित शाह ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बिहार को नंबर 1 बनाने का वादा किया था। भाई तेजस्वी जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? लूट में नंबर 1 बनाना चाहते हो? वहीं अमित शाह ने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए हमला किया। राहुल जी, आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी हो निकालो। हम देश से और बिहार से एक-एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बिहार और देश के बाहर ले जाएंगे और मतदाता सूची से भी इनका नाम निकालने का काम हम करेंगे। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए ही देश के युवाओं की रोजगार की संभावनाएं छीनते हैं और गरीबों का हक मारते हैं। बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़ा मुद्दा 20 साल पहले का शासन है। बीजेपी इसे जंगल राज बता रही है। अब बीजेपी के इस हमले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव ने गरीब और पिछड़ों को आवाज दी, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाया और यही बात बीजेपी को चुभती है। मान लेते हैं जंगल राज रहे, कैसे लोग ऑफिस करता था, कैसे लोग हर द्वार बाजार हाट, कैसे लोग हित दाही क्या चाहे कहीं बारात सरात कैसे जाता था लोग। जंगल राज जाता तो कुल होता। तेजस्वी यादव की बहन और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भी जंगल राज के मुद्दे पर पलटवार किया है। लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ताकत उनका ताकत बन करके इन्होंने उनका संरक्षण किया। तेज प्रताप के मुद्दे पर रोहिणी ने कहा कि जिनका खुद का घर नहीं होता वो दूसरों के घर में लड़ाई लगवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया और अपना वीडियो संदेश जारी किया। 4 मिनट के वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिली थी तब बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था। जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना
अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। इधर नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने वाले दावे पर अब विपक्ष ने तंज कसा है। शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज लालू जी ने दिया। जंगल राज क्यों नहीं इसको मतलब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं? तो ये आशाराम बापू का राज चल रहा है, राम रहीम का राज चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपील की है कि 6 और 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और योगी आदित्यनाथ को भाड़े का नेता बताया है। राघोपुर में भाई तेजस्वी के लिए वोट मांगने पहुंची आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी के बुलडोजर पर भी प्रहार किया। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। इधर एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं, उन पर भी मीसा भारती ने सवाल उठाए। 20 साल के बाद याद आया कि बिहार में केजी से लेके पीजी तक का शिक्षा मुफ्त देना है। कितने बच्चों का भविष्य खराब करके भाजपा और एनडीए के नेताओं ने बिहार की जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि इस बार बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में साबित कर दिया है कि उनकी उम्र कच्ची जरूर है, लेकिन जुबान पक्की है। बिहार के चुनाव में आज प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। प्रियंका गांधी ने उसी तरह एनडीए को घेरा जैसे राहुल गांधी घेरते नजर आते हैं। राहुल ने कहा था नीतीश कुमार रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं और बेगूसराय में प्रियंका ने कहा बिहार में डबल इंजन की नहीं, सिंगल इंजन की सरकार चल रही है। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है। प्रियंका गांधी ने चुनावी मंच से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है। ये घबराने लगते हैं, इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए इसलिए दिए गए ताकि उनका वोट खरीदा जा सके। बारिश के चलते बिहार में अखिलेश यादव के भी 2 चुनावी कार्यक्रम रद्द हो गए, लेकिन उन्होंने दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। बिहार पहुंचे अखिलेश यादव अपने अलग अंदाज में जनता को संबोधित करते दिखाई दिए। ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लोगों का इस्तेमाल करने वाली पार्टी बताया। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है, ये लोगों को इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सीवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। अब अखिलेश ने उन पर तंज कसा। उन्होंने बहुतों के नाम बदले हैं, ओसामा का भी नाम बदल देते, शेर सिंह कर देते तो शायद उनकी पर्सनैलिटी से भी सूट कर जाता हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नाम बदलने का उनका एक तरीका है। 3 नवंबर को अखिलेश यादव सीवान की रघुनाथपुर सीट पर जाने वाले हैं, जहां वो ओसामा के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। मोन्था तूफान का असर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम और बारिश की वजह से कई राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी पूर्व निर्धारित जनसभाएं रद्द करनी पड़ी। लेकिन खराब मौसम और खराब स्वास्थ्य की वजह से सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग से समस्तीपुर पहुंचे और जगह जगह रुककर एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। मधुबनी में तो नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा में पैदल ही चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। सिर्फ नीतीश ही नहीं, तेजस्वी यादव भी भारी बारिश की वजह से कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाए। आज तेजस्वी की 16 जनसभाएं थी। मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर कई विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। शाह ने गोपालगंज और उजियारपुर की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई। छपरा इलाके में भी बादल जमकर बरसे।
गलियों में पानी भर गया और बैठे बैठे विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका मिल गया। नमस्ते, प्रणाम। मैं अपनी सोशल आईडी पे डालूं। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। चुनाव प्रचार करने निकले खेसारी एक गली में गए और बिन मौसम बारिश ने उनको बैठे बिठाए वहां मुद्दा दे दिया। आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे प्यारे महंगे घर महंगी जगह पे बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास देख लीजिए। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। इसके बाद खेसारी लाल ने लोगों से वादा किया कि सरकार बदलेगी तो हालात बदल देंगे। पानी तो बस इसी को देखना है और कैसे हम लोग इसे निवारण करेंगे। इस बार सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे ये व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। खेसारी के वार पर पलटवार की जिम्मेदारी एक और सुपरस्टार पवन सिंह ने संभाली। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? खैर, पहली बार चुनावी रण में उतरे खेसारी जलभराव को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी की तरफ से पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। जो अब आरा के शाहपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे तो युवाओं की भीड़ उमड़ आई। मंच पर पवन सिंह खड़े थे और युवाओं की भीड़ मोबाइल में उनका वीडियो शूट कर रही थी। इस भीड़ में एक लड़का ऐसा भी था जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पवन सिंह ने उसे स्टेज पर बुला लिया। मंच पर चढ़ते ही ये लड़का पवन सिंह के पैरों में गिर गया, लेकिन पवन सिंह ने इसे ऊपर उठा लिया। छोटे भाई हो और छोटे भाई का जगह पैर में नहीं दिल में होता है यार। इसके बाद पवन सिंह ने इस लड़के के साथ सेल्फी ली। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही इसे चोट लगी होगी, लेकिन पवन सिंह के आने की खबर सुनकर ये खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ भाड़ वाली रैली में घुस गया। कुछ देर बाद पवन सिंह ने चुनावी जोश भरा और इशारों में तेजस्वी पर हमला किया। मैं ये चाहूंगा कि गमछी के मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ। जितना भी हमारे पार्टी के भाई बड़ा जाए ऐसे लहरा देना। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली और धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा का रहने वाला बता रहा था। धमकी पर रवि किशन ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। धमकी देने वाला बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के एक बयान से नाराज था। खेसारी का समर्थक बता रहे इस शख्स ने रवि किशन के निजी सचिव को फोन किया और कहा कि वो फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन गोली मार देगा। बिहार से आई इस धमकी पर रवि किशन ने जोरदार पलटवार किया। विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है, तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। यही नहीं, रवि किशन ने साफ शब्दों में कहा कि वो डरने वाले नहीं है। मैं बिहार आ रहा हूँ, प्रचार रोक नहीं रहा हूँ। तो जेकर नाथ भोलेनाथ हूँ, अनाथ कैसे हो, जब भोला चाहिए दिन तो रात कैसे हुई। धमकी के बाद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। वहीं बिहार के मोतिहारी में एक निर्दलीय प्रत्याशी को इस तरह से सम्मानित किया कि उसका वीडियो वायरल हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को सम्मानित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को समर्थकों ने पहले कंधे पर उठाया, फिर 100 लीटर दूध से नहलाकर सम्मानित किया। समर्थक यहीं नहीं रुके, लाखों सिक्कों से प्रत्याशी को तराजू पर बैठकर तौल दिया। सिक्कों के बाद उनको लड्डू से तौला गया। इस मौके पर चुनाव में मदद करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी को 2,51,000 रुपए का चेक भी दिया गया। 2020 में अच्छेलाल आरजेडी से प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर थे। इस बार टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी रायपुर पहुंचे। वैसे तो यहां पर पीएम मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अब वायरल है। वीडियो में नजर आया कि आदिवासी समुदाय के 2 लोग पीएम मोदी से बात कर रहे थे। दरअसल ये लोग पीएम मोदी के लिए विशेष उपहार लेकर आए थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अंदर लाने की अनुमति नहीं दी। हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ रखे? वहाँ सिक्योरिटी लोग और इसके बाद मंच से जो तस्वीर आई वो सबके सामने है। आदिवासी समुदाय के जिन 2 लोगों से पीएम मोदी बात कर रहे थे, उन्हीं दोनों लोगों ने पीएम मोदी को पारंपरिक टोपी पहनाई। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। व्हाट्सएप के जरिए आपको बहुत सारे शादी के न्योते आएंगे, लेकिन आपको भी शादी का निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया ऐप पर आ रहा है तो सावधान रहना होगा।
क्योंकि जो खबर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण कार्ड आता है तो सावधान हो जाइए, उस पर डायरेक्ट क्लिक मत करिएगा, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा में नए तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है। यहाँ महिलाओं के एक ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा गया। शादी के कार्ड को असली समझकर ग्रुप से जुड़ी कई महिलाओं ने उसे डाउनलोड कर लिया। इसके बाद उनके फोन हैक हो गए, फोन पे हैक हो गया, गूगल पे हैक हो गया। साइबर ठगों ने ग्रुप से जुड़ी करीब 150 महिलाओं के बैंक खाते में पड़े पैसे अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करने की कोशिश की। मुझे लगा भी शादी में जाना है, एक बार चेक तो करें कि कहाँ जाना है, कब जाना है। जब जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक करा तो थोड़ी देर में हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि ये फ्रॉड मैसेज है, इस लिंक को क्लिक ना करें। अच्छी बात ये रही कि ग्रुप में कुछ महिलाएं ज्यादा जागरूक थी, जिनको वक्त रहते इस महाफ्रॉड का पता चल गया और 150 से ज्यादा महिलाओं का बैंक खाता लुटने से बच गया। ऐसे में आप भी सावधान हो जाइए। आपके व्हाट्सएप पर आने वाला हर शादी का कार्ड गलत नहीं है, लेकिन ये पता लगाना कि कार्ड सही है या गलत ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपकी जीवन भर की कमाई फ्रॉड करने वालों के पास न चली जाए। यानी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दबंगों की पिटाई से एक दलित युवक की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने पहले हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जब परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मरने से पहले दलित युवक ने आरोपी शुभम का बार बार नाम लिया था। सुबह उतरे बलाक लग गए बाहर खड़े, हम कहें भैया कौन दुश्मनी के साथ आज हमका मार। आरोप है कि दिन भर काम करवाने के बाद शाम को जब दलित युवक ने मजदूरी मांगी तो शुभम सिंह ने मजदूरी देने से मना कर दिया और कहा कि चलकर दारू पी लो। जब दलित युवक ने मना किया और अपनी मजदूरी के लिए अड़ा रहा तब दबंग शुभम सिंह आग बबूला हो उठा और उसने लाठी डंडे से युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान युवक को गंभीर चोटें आई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गंभीर हालत में परिजन अमेठी, रायबरेली और लखनऊ तक उसका इलाज कराते रहे, लेकिन इलाज के दौरान दलित युवक की मौत हो गई। इधर आरोपी शुभम सिंह युवक को पीटने के बाद फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 30 अक्टूबर को ही SC/ST एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने अब आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 5 बदमाशों का ऐसा जुलूस निकाला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये वही आरोपी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले खुलेआम हवाई फायर किया था और इलाके में दहशत फैलाई थी। आरोपी का सिर मुड़वाया, सलवार सूट पहनाया, बकायदा हाथों में तख्ते लगाकर पूरे शहर भर में घुमाया। ये सभी शहर के वो शातिर बदमाश थे जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट, फायरिंग और डराने धमकाने के 15 से 20 मामले दर्ज थे। जब सरेआम बाजार से इन अपराधियों का जुलूस निकला तो सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ने वीडियो बनाए तो कुछ लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। ये शहर के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, लोगों को डराने और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है ताकि अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जा सके। यूपी के बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि यहां पर एक रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पत्नी का प्रेमी नशे में धुत निकला और वो डॉक्टर को मार नहीं सका और थोड़ी देर बाद ही पत्नी और प्रेमी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। सुभाष नगर में रहने वाले डॉक्टर विशाल सक्सेना ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि बुधवार रात उनकी पत्नी ने उन्हें दूध पीने के लिए दिया जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। तभी पत्नी ने अपने प्रेमी सौरभ सक्सेना को घर बुला लिया और उसे मारने की कोशिश की। पत्नी शिखा सक्सेना ने दूध में कुछ मिलाकर मुझको दिया रात में। उसके बाद मैं जब सवेरे उठा नींद खुली मेरी तो मेरे हाथ, पैर, मुंह और गले में फंदा रस्सी का वो बंधा हुआ था। इधर पुलिस ने डॉक्टर के FIR पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने व्यक्ति की हत्या के आरोप में पत्नी, उसके 2 बेटों और प्रेमी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल 29 अक्टूबर को पुलिस को एक अज्ञात शख्स की लाश श्मशान घाट के पास पड़े होने की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान राकेश जाटव के रूप में हुई, जिसके सिर पर गंभीर चोट और गले पर फंदा लगाए जाने के निशान थे। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जिन पर शक जताया जा रहा है उन लोगों ने हत्या नहीं की है, बल्कि हत्या को अंजाम उसी की पत्नी पारस ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर की थी। इसके बाद कन्हैया ने अपनी माँ के प्रेमी मुकेश मीणा के साथ मिलकर पिता के शव को ठिकाने लगाया था। इसके बाद इसकी लाश मुकेश मीणा और एक विधि विरुद्ध बालक और एक और कन्हैया नाम का लड़का इनने ले जाकर मार्केट के पास फेंक दी थी।
फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी पारस, कन्हैया और मुकेश मीणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।